Welcome everyone, this is Tarun Lawat और welcome to yet another lecture of chemical bonding that is chapter number 4 of class 11 chemistry। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में। What is resonance? देखो भाई, रेजोनेंस क्या होता है? तो सबसे पहले एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, वो है बेंजीन। राइट, बेंजीन। द फॉर्मूला फॉर बेंजीन इज C6H6। राइट, यानी 6 कार्बन एक दूसरे से एक 6 मेंबर्ड रिंग बना के रखते हैं। हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। राइट, अब देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 बॉन्ड हर कार्बन के पास है। इसलिए हर जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन, है ना। तो अब देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, तो हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। अब देखो अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। O2 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होता है, N2 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन की बात करो तो ये होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, है ना। तो देखो क्या होता है, अगर बॉन्ड वीक है तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के मुकाबले डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ट्रिपल बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दर्शा रहा है इनके बीच में, और ये क्या आ जाएगा, पास आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो हमको क्या लगता है बेंजीन में कि ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होनी चाहिए और ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ये वाली बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ये वाली बॉन्ड लेंथ कम, ये वाली ज़्यादा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हमने इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमको क्या दिखाई दिया, सारे बॉन्ड्स की लंबाई सेम होती है। यानी जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ भी उतनी ही लंबाई है और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ भी उतनी ही लंबाई है। ठीक है, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम परेशान रहे, और उसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। कि हो सकता है कि जितने भी बॉन्ड्स हैं, ये जो डबल बॉन्ड है, हो सकता है ये डबल बॉन्ड इन्हीं के बीच में ना हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, बॉन्ड ऑर्डर किसी भी कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, तो देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। और कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 3 9। तो ये कितना आ गया, 1.33। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.33। तो एक्सपेरिमेंटली भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था, 1.33। ठीक, तो यानी कि कुल मिला के 1.33 आएगा, 1.33 ही आएगा, सही है। राइट, तो कुल मिला के, लेकिन यार बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1.5 आना चाहिए, 1.33 कैसे आ रहा है, 2 3 4 5 6 और 9 बॉन्ड है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर ओहो 1.5 आएगा ना। हाँ 1.5, राइट। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1.5। यानी कि ये चीज़ हमको क्या बता रही है कि अगर मैं इन 3 बॉन्ड्स को सारे 6 कार्बन्स के बीच में डिवाइड करूँ तो हाफ बॉन्ड सबको मिलता है। यही तो बात हो रही है, हाफ बॉन्ड क्या मिलता है, सबको मिलता है। तभी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 1.5। यानी 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड का कितना एवरेज आ रहा है, 1.5। और एक्सपेरिमेंटली भी यही दिखाई दे रहा था कि जो बॉन्ड लेंथ है वो सारे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड की लेंथ है वो बराबर है। राइट, होना क्या था, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होनी थी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा। तो होता क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि सबके बीच के बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसका कारण ये है कि यहाँ रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस क्या होती है कि जो मॉलिक्यूल है वो अपने स्ट्रक्चर को लगातार चेंज करता रहता है। ठीक है, वो अपने स्ट्रक्चर को लगातार चेंज करता रहता है। कैसे चेंज करता है, देखो बेंजीन की बात करें तो बेंजीन को हम नॉर्मली बेंजीन का इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस तरीके से, है ना।
तो यहाँ समझ लेना है, यहाँ पे CH 6 कार्बन लगे हुए हैं और हर कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको बार बार ऐसे नहीं बनाते है ना, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीइंग हम कैसे बनाते हैं बेंजीन को, इस तरीके से बनाते हैं। तो क्या होता है, ये बेंजीन लगातार अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। कैसे चेंज करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि जो नया स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ, उसके बाद ये वापस से इस स्ट्रक्चर में आ जाता है कुछ ही देर बाद। यानी कि देखो क्या हो रहा है कि एक स्ट्रक्चर बेंजीन का ये है, एक स्ट्रक्चर बेंजीन का ये है और ये लगातार एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, तो कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर कार्बन को डबल बॉन्ड यूज़ करने को थोड़ी देर मिल भी रहा है और थोड़ी देर नहीं भी मिल रहा, यही तो हो रहा है। तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं एक साथ मिलाने की कोशिश करूँ तो मैं कुछ ऐसे इन दोनों के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। यानी डबल बॉन्ड पूरा सबके पास नहीं है, लेकिन सबको डबल बॉन्ड का कैरेक्टर मिल रहा है, सबको थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड थोड़ी थोड़ी देर के लिए यूज़ करने को मिल रहा है, राइट। इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल एक फ़ैन है, फ़ैन की मान लो क्या कहते हैं 3 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, ठीक। अब जब फ़ैन घूमता है तो आप घूमते हैं फ़ैन को देख के ये नहीं बता सकते कि पंखुड़ी कहाँ है, पंखुड़ी हर जगह होती है ना, पंखुड़ी हर जगह होती है। तो वही काम यहाँ हो रहा है, ये लगातार क्या करते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड लगातार सब जगह है और सब जगह नहीं भी है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर इसके लगातार बनते हैं, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। ये एक स्ट्रक्चर एक की दूसरा, और जब इन सबको मिक्स करके हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कि ये इन दोनों स्ट्रक्चर का मिक्स है, रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आई बात। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये लगातार एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस की वजह से ही हमको सारे बॉन्ड की जो लंबाई है वो क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो मैंने एग्जाम्पल आपको बेंजीन से दिया। अच्छा, अब कुछ कंडीशंस हैं रेजोनेंस की होने की, है ना, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस होने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। समझ में आई बात, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। वो जो मॉलिक्यूल है या जो भी कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन कैसा का मतलब क्या है, देखो 4 पॉसिबिलिटीज़ है। मान लो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल रहा है ना। यहाँ पे एक एटम है, सिंगल बॉन्ड, फिर एक एटम है, फिर डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, है ना। ये पॉसिबिलिटी है। या फिर इस तरीके से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज, ऐसी कंडीशन है। या फिर इस तरह की कंडीशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो भी रेजोनेंस हो सकता है। या फिर ऐसी कंडीशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो इस तरीके की कंडीशंस जिन मॉलिक्यूल में हमको दिखाई देती है वहाँ पे रेजोनेंस होना पॉसिबल होता है। और रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार अपनी जगह को बदलते रहते हैं, जैसे अभी हमने किस में देखा, बेंजीन में देखा। तो ये सब चीज़ क्या है, ये फिनोमिना क्या है, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और अगर आपको कॉन्जुगेशन किसी मॉलिक्यूल में दिखती है तो उसमें रेजोनेंस होने के चांसेस हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपनी जगह को बदलना शुरू कर देंगे, राइट। और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। राइट, सबसे पहली बात करते हैं, चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन की बात करते हैं, CO3 2- कार्बोनेट आयन की बात कर लेते हैं। तो कार्बोनेट आयन मैंने पहले आपको बनवाया था, कैसे होता है, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हो गया एक ऑक्सीजन यहाँ पे, है ना, राइट। इस तरीके से हमारे पास क्या है, कार्बोनेट आयन है, राइट। अच्छा, ठीक। तो अब देखो यहाँ किस तरीके से, देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है, इधर भी रेजोनेंस हो सकता है ना, इधर भी रेजोनेंस हो सकता है, इधर भी रेजोनेंस हो सकता है। तो मैं अभी रेजोनेंस करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कार्बोनेट का हमारा ये स्ट्रक्चर है, राइट, ओके। हाँ भाई, तो देखो किस तरीके से रेजोनेंस होता है, क्योंकि यहाँ मुझे कॉन्जुगेशन दिखाई दे रही है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इसको ऐसे बोल सकते हो, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्या होगा, तो इसका नेगेटिव खत्म भाई। इसने क्या किया, ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह लग गए, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, इसका नेगेटिव खत्म हो गया, क्योंकि इसने डोनेट कर दिया, जो पॉजिटिव आएगा उसकी वजह से नेगेटिव क्या हो गया, खत्म हो गया। और इस पे क्या आ गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स और एक नेगेटिव चार्ज, ये बड़ी स्टेबल कंडीशन है, ये स्टेबल कंडीशन में रहेगा नहीं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से बॉन्ड को वापस खींच लेगा अपने पास, राइट। जब ये अपने पास बॉन्ड को खींच लेगा तो मुझे क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मुझे स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड चला गया है, और उधर ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, एक लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो ये इसका एक नया स्ट्रक्चर आ गया भाई, पहले ये वाला स्ट्रक्चर था, अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, राइट। अब क्या हुआ, ये यहीं नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा। अब क्या करेगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है भाई, अभी इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अभी तक इसने अपने नेगेटिव चार्ज को नहीं हटाया है, तो ये कार्बन क्या करेगा, सॉरी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देगा इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, राइट। तो नया स्ट्रक्चर क्या देखने को मिला मुझे, देखो डबल बॉन्ड आ गया, इसका नेगेटिव खत्म हो गया क्योंकि इसने डोनेट किया है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे वो माइनस है ही, राइट, और यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो क्या हो रहा है, फिर से कार्बन के पास क्या है, 4 बॉन्ड है ना भाई, कार्बन के पास क्या है, 4 बॉन्ड है, सॉरी 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, ये स्टेबल नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को उठा के इस कार्बन, इस ऑक्सीजन को दे देगा, राइट, इसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को उठा के दे देगा। तो अब क्या दिखा हमें, देखो क्या बना, बन गया है क्योंकि इसने यहाँ से बॉन्ड चला गया, इस पे कमी आई तो नेगेटिव इसका ख़त्म हो गया, और यहाँ पे फिर से क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये 3 स्ट्रक्चर हैं रेजोनेंस के, और ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं ना, अभी ये वापस भी कन्वर्ट हो सकते हैं, इस तरीके से ये वापस लौट सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले नेगेटिव चार्ज इन दोनों पे था, बाद में नेगेटिव चार्ज इन दोनों पे आ गया, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज इन दोनों पे आ गया। तो आप क्या देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज लगातार अपनी जगह बदल रहा है, डबल बॉन्ड भी लगातार अपनी जगह बदल रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुँच गया और फाइनली यहाँ पहुँच गया, राइट। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कार्बोनेट के, है ना, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, और ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, है ना। तो रेजोनेंस क्यों करता है कोई मॉलिक्यूल, तो रेजोनेंस वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चार्ज अगर किसी एटम पे होता है तो वो चार्ज उस एटम को अनस्टेबल बनाता है, राइट, है ना। और किसी चीज़ के पास डबल बॉन्ड है तो वो ज़्यादा फायदे में रहता है, दूसरे के पास नहीं है तो वो परेशान रहता है, राइट। तो ये चीज़ों को इक्वल करने के लिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दोनों नेगेटिव चार्ज को का बोझ झेल रहे हैं और इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, ऊपर से डबल बॉन्ड और मिला हुआ है, तो सेंट्रल एटम क्या करता है, इस
सिनेरियो को बदलता रहता है कि तुम भी थोड़ी देर नेगेटिव चार्ज रखो अपने साथ और तुम थोड़ी देर डबल बॉन्ड रखो, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया डबल बॉन्ड। फिर ये क्या बोलता है कि अब तुम थोड़ी देर डबल बॉन्ड रखो और तुम नेगेटिव चार्ज रखो अपने पास, तो ये हो गया। यानी तुम क्या देख रहे हो कि लगातार नेगेटिव चार्ज भी अपने आप को बदल रहा है और लगातार डबल बॉन्ड भी अपने आप को बदल रहा है। तो क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस की वजह से क्योंकि नेगेटिव चार्ज की जो प्रॉब्लम है वो कम हो रही है, सबको थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाने को मिल रहा है, सबको थोड़ी थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड भी यूज़ करने को मिल रहा है, तो क्या होता है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना, उनको बहुत ईज फील होता है, जो एटम्स हैं उनको बहुत ईज फील होता है, और इस वजह से क्या होता है, रेजोनेंस होती है। समझ में आई बात? टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल रेजोनेंस होती है, राइट। तो ये रेजोनेंस है कार्बोनेट आयन में, राइट। और पढ़ते हैं रेजोनेंस के बारे में। और कोई सा कंपाउंड ले लेते हैं, है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, CO2 है ना, यही तो होता है CO2 का मॉलिक्यूल, ठीक। CO2 में देखो क्या मुझे यहाँ कॉन्जुगेशन दिखाई दे रही है? CO2 में रेजोनेंस मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। चलो CO2 पे भी देख लेते हैं। देखो कॉन्जुगेशन के हिसाब से CO2 को रेजोनेंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्जुगेशन की जो मैंने 4 पॉसिबिलिटी दिखाई उसके हिसाब से तो यहाँ मुझे नहीं लगता कॉन्जुगेशन दिखाई दे रही है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर नहीं है, डबल बॉन्ड फिर लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन कंडीशन नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका भी एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एवरेज है, वो डबल बॉन्ड जितनी नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे भी मुझको थोड़ी बहुत रेजोनेंस देखने को मिलती है, और वो रेजोनेंस किस तरीके से होगी, देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर यहाँ लगा देगा, जब ये अपना लोन पेयर यहाँ लगा देगा तो क्या होगा, यहाँ आ गया ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट किया है, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन को मिला है इसके लिए इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, राइट। अब क्या होता है कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 5, विच इज़ नॉट स्टेबल, तो अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को हटा के इधर भेज देगा, जब ये इस बॉन्ड को हटा के इधर भेज देगा तो क्या बना, कार्बन ने क्योंकि डोनेट कर दिया है, मतलब कार्बन के पास से बॉन्ड चला गया है तो इसका नेगेटिव खत्म हो गया, और क्योंकि ऑक्सीजन को फिर एक लोन पेयर मिल गया है तो इसके पास क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। अब ये स्ट्रक्चर फिर वापस यानी कि ये वापस यहाँ लगा देता है और ये वापस यहाँ पहुँच जाता है, राइट। हाँ, तो ये वापस यहाँ आ जाता है बॉन्ड हटके, और हम वापस से कहाँ पहुँच जाते हैं, इस स्ट्रक्चर पे, ठीक। तो CO2 में क्या होता है, इस तरीके से रेजोनेंस होती रहती है, राइट, कि भाई पहला स्ट्रक्चर आपका ये है और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है ना, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 है और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। अब क्या होगा, इससे आप वापस कहाँ चले जा सकते हो, इस पे चले जा सकते हो, यानी कि ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ लग जाएगा और ये उठ के यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। तो क्या होगा, फाइनली आप कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो CO2 में भी रेजोनेंस होती है, ठीक। और बात कर लेते हैं, एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, ओजोन की बात करते हैं, चलो, राइट। बात करते हैं ओजोन की, है ना, O3, जैसे ओजोन के बारे में हमने जाना था, ओजोन में क्या होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है, और एक ऑक्सीजन क्या करता है, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर देता है एक दूसरे ऑक्सीजन को, है ना। तो इसमें क्या होता है कि किस तरीके से रेजोनेंस होती है। अब मैं पूरा कंप्लीट खोल के रेजोनेंस नहीं दिखा रहा हूँ, ये चलो दिखा देता हूँ, छोड़ो वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पहले ख़त्म करते हैं, उसका एरो, तो ये हो गया जी, जिसको मिला उस पर नेगेटिव, जिसने डोनेट किया उस पर पॉजिटिव, राइट। तो ये इसका रियल में स्ट्रक्चर है। अब इसमें किस तरीके से रेजोनेंस होती है, अब देखो ये क्या करता है, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे लगा देता है, ठीक, और ये अपना लोन पेयर इधर भेज देता है, राइट। तो क्या होता है इसमें, क्या स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, देखो, चलो इसके बारे में बात करेंगे।
तो ये हो गया आपका, इसने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका नेगेटिव खत्म हो गया क्योंकि इसने डोनेट किया, और क्योंकि इसके पास कमी थी, इस पर नेगेटिव आना था, नेगेटिव आने की वजह से पॉजिटिव खत्म हो गया, तो ये भी न्यूट्रल हो गया। अब ये क्या मिल गया आपको, इस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ हमको देखने को मिला। ऑक्सीजन को सिर्फ क्या होता है कि 4 बॉन्ड तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, तो अब ये क्या करता है, इस बॉन्ड को इधर भेज देगा। फाइनली हमको क्या मिला, फाइनली हमको क्या स्ट्रक्चर मिला, वो पे क्या आ गया माइनस, और इस पे क्या आ गया प्लस। अब आप देखो, आप इस वाले स्ट्रक्चर से इस वाले स्ट्रक्चर पे पहुंच गए, यानी माइनस प्लस पहले यहाँ था, माइनस प्लस कहाँ हो गया, देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और चार्जेस उधर शिफ्ट हो गए। तो क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो रहा है ना, वो अलग अलग तरीके से बार बार सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर कोई रख रहा है, तो वापस आप इससे वापस कहाँ जा सकते हो, इस स्ट्रक्चर पे जा सकते हो, ये वापस यहाँ लग जाएगा, ये इसको उठा के यहाँ लगा देगा, अब वापस यहाँ पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे ओजोन में भी क्या होती है, रेजोनेंस होती है। लेकिन रेजोनेंस होती क्यों है, टू मेक मॉलिक्यूल स्टेबल, है ना। चार्ज होता है वो बोझ की तरह होता है, ठीक है। उस बोझ को हर एटम क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। जैसे इस पे O- है, इस पे प्लस है, ये चाहते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए ये माइनस यहाँ चला जाए, है ना, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, तो इसको थोड़ी शांति मिलेगी। तो वही हुआ है, देखो यहाँ पे ये माइनस उधर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, अब वापस से एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें फिर वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, राइट। तो ये बात हुई रेजोनेंस की। और एक आध मॉलिक्यूल के बारे में जान लेते हैं, चलो। बेंजीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दिया, ओजोन के बारे में बताया, है ना, कार्बोनेट आयन के बारे में बताया, राइट। इसी तरीके से अपन बात कर लेते हैं, चलो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ो, बात करते हैं सल्फेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सल्फेट का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये है ना, सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाया था। अब इसमें किस तरीके से रहता है, देखो इन दो के पास नेगेटिव चार्ज, इन दो के पास बॉन्ड है, तो ये दोनों क्या चाह रहे हैं, हमें बॉन्ड मिल जाए और नेगेटिव चार्ज इनको मिल जाए, तो बहुत ईजी है, हो जाता है बहुत आराम से। ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये सल्फर क्या करेगा, इसको इधर भेज देगा, राइट। जब ये इसको इधर भेज देगा तो उसी टाइम ये इसको यहाँ भेजेगा और ये इसको ऊपर यहाँ भेज देगा। तो यानी क्या हुआ, देखो क्या मिला हमको, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, इसका नेगेटिव खत्म, ठीक। इधर क्या पहुँच गया, ऊपर ओ पे क्या आ गया, नेगेटिव, है ना, ठीक। इधर की बात कर लो, इधर फिर से क्या बन गया, इसकी वजह से डबल बॉन्ड, सही बात है कि नहीं, इधर डबल बॉन्ड बन गया, और फिर यहाँ क्या बन गया, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो फिर से यहाँ क्या बन गया, नेगेटिव। देख रहे हो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए और सिंगल बॉन्ड कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, सल्फेट में भी रेजोनेंस हो जाता है। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं कराया, बस 2 स्टेप पे ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ कम से कम 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेंगे ही, राइट। अच्छा, और बात कर लेते हैं, चलिए और बात करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, ठीक। सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, SO3 की। तो SO3 हमने बनाया था, याद होगा, ये हमारा SO3 का मॉलिक्यूल था, राइट, ठीक। तो अगर मैं प्रॉपर इसको बनाऊं, पहले मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को सॉल्व कर लेता हूं सिंपल बॉन्ड्स में। तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो जिसने डोनेट किया उस पर पॉजिटिव, जिसने डोनेट किया उस पर पॉजिटिव, और जिसने लिया उस पर नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज साथ में 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज साथ में 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
इसने इसको इधर शिफ्ट किया, जैसे इसने इसको इधर शिफ्ट किया, सल्फर के पास 4 बॉन्ड थे, वो 5वां बनाना चाहते हैं, यहाँ 5वां बॉन्ड बनने वाला है, तो इसने उठा के इसको इधर शिफ्ट कर दिया। तो नया स्ट्रक्चर मुझे क्या देखने को मिला, मुझे नया स्ट्रक्चर देखने को मिला, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। मैं 2+ इस पर एज इट इज़ रहा और ये हो गया आपका O-। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, राइट। तो आप कौन से, आपके पास आपका रियल स्ट्रक्चर ये था और आप इस स्ट्रक्चर से कहाँ पहुँच गए, इस वाले स्ट्रक्चर पे पहुँच गए। दिख रहा है ना कि भाई इसने इसको यहाँ लगाया, इसने उठा के यहाँ लगा दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, अब ये वापस कहाँ लग गया, यहाँ लग गया और सल्फर ने इसको उठा के इधर भेज दिया, राइट। तो क्या देखने को मिला अब हमें, नया स्ट्रक्चर, ये तो एज इट इज़ रहा, यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, तो ये एक और नया स्ट्रक्चर, और ये फिर कन्वर्टेबल है, रिवर्सेबल है, ये इसमें वापस इससे वापस इस पर। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहे हैं ना। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो माइनस इधर और इधर पहुँच गए, एक बार डबल बॉन्ड फिर इधर पहुँच गया तो माइनस इधर आ गए, राइट। तो ये क्या है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड, राइट। तो इस तरीके से रेजोनेंस काम करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस में हम इतना ही जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस के बारे में के बाद अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखो, हमने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी, हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी, एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानने से पहले हमें 2 चीज़ जाननी है, नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2, Cl2, F2 है ना, O2, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। सिमिलरली और बात करें अपन BF3, इसमें क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। चलो पहले HCl से ही बात कर लेते हैं। देखो, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। अगर मैं HCl की बात करूं तो यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंटली शेयर हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, राइट। अब Cl और H दोनों सेम एटम तो है नहीं, अलग अलग एटम्स हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट है। साइज़ अलग है, आयनाइजेशन एनर्जी अलग है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। ध्यान देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अब डील क्या हुई है कि बीच में रखते हैं, तुम भी यूज़ करो मैं भी यूज़ करूँ, लेकिन क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन इसके साथ धोखा कर रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है तो हाइड्रोजन को प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते और उसको क्या महसूस होती है, एक कमी महसूस होती है। उस कमी को हम दिखाते हैं डेल्टा पॉजिटिव से। डेल्टा पॉजिटिव का मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। और क्लोरीन को जितने यूज़ करने थे उससे ज़्यादा यूज़ करने को मिल रहा है, तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको महसूस हो रहे हैं, यानी उस पर क्या है, डेल्टा नेगेटिव, यानी इसको गम है डेल्टा पॉजिटिव और इसको खुशी है डेल्टा नेगेटिव। ठीक, अब क्या हुआ, पोल्स बन गई हैं इस पर, चार्ज की पोल्स, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो Cl और Cl के बीच में बॉन्ड की बात करो तो ये जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिसका ये बॉन्ड बना हुआ है, दोनों सेम साइज़ के हैं,
सेम ही मतलब एटम्स हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। जितना ये इसको इधर खींचेगा उतना ये इसको इधर खींचेगा, तो ये बॉन्ड के जो बॉन्ड पेयर है ये कहीं भी जाएगा नहीं। जब भी कहीं भी जाएगा नहीं तो किसी को भी कोई कमी महसूस नहीं होगी और किसी को भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, तो इस पर कभी भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। इसलिए ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। तो पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, सेम टाइप के एटम्स जिनमें जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो होमो एटॉमिक यानी कि सब सेम टाइप के एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, राइट। लेकिन नॉन पोलर होते हैं। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं, जहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। अब हमने जो चीज़ पढ़ी थी आयनिक कंपाउंड, हमने क्या पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड पढ़ा था कि नहीं। उसमें हम पढ़ते थे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़ते थे कि नहीं, कि भाई NaCl का मतलब क्या है, Na+ एंड Cl- चिपके हुए हैं। तो आयनिक कंपाउंड इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो ये दोनों जो शेयर हुआ है वो अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे NaCl में अगर आप एक बॉन्ड बनाओ तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बिल्कुल अपने पास कर लिया और इसको वो बिल्कुल यूज़ होने को नहीं मिल रहे। तो इस पर क्या आ गया, +1, और इस पर क्या आ गया, -1। तो आयनिक बॉन्ड्स आर बेसिकली एक्सट्रीम केसेस ऑफ कोवलेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ में आई बात। एक्सट्रीम पोलैरिटी जहाँ आ जाती है वहाँ पे क्या बन जाता है, आयनिक बॉन्ड, राइट। तो हमें बात करनी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।